गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई, इकॉनमी हो गई, यहाँ आपका इन्वायरमेंट हो गया। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में सबसे पहले देखेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बातें की जा रही है। काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। फिर टेक्नोलॉजी का रोल देखेंगे, वो भी लॉ इन्फोर्समेंट में। एंड देन सेल्फ रिलायंस देखेंगे कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही अच्छी जंप है हमारी, और कोशिश है कि आगे चल के भी हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो सेल्फ रिलायंट होने वाली है, आत्मनिर्भर, वो लोग उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं। ड्रग्स ट्रेड देखेंगे और न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2022 आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ मेल करके आप लोग डिटेल्स लेकर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी जो कि है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि आपको पता है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की ये अभी आप देखो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसको फाइनलाइज़ किया गया। तो अब देखते हैं कि ये बिल कब तक कानून बनता है, कब तक हमें वेट करना होगा कि हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे देश में कानून है। बट इससे पहले आपके माइंड में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। किस डेटा को आप खुद का पर्सनल कहोगे और किसको नॉन पर्सनल कहोगे। तो दो पार्ट्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया। तो पर्सनल डेटा की बात करें तो मेनली वहाँ पर्सनल डेटा वो डेटाज होते हैं जिससे कि किसी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी निकल कर आए। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी पहचान। अब आपकी पहचान में क्या क्या आता है? देखिए, नॉन पर्सनल में क्या है कि इसमें एग्रीगेटेड डेटा होता है जिसमें कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी निकल कर नहीं आए। तो देखिए, अगर आपकी आइडेंटिटी निकालनी है, आपकी पहचान, तो आपका नाम है, आपका लोकेशन है, आपका एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो ये क्या हो गया? ये आपका पर्सनल डेटा हो गया। लेकिन अगर नॉन पर्सनल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि वैसे डेटा जिससे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो, बस ऐसे ही कि आपका स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम से आपकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं हो जाती। आप किस कॉलेज में पढ़े हो, आपके पास क्या क्या डिग्री है, आप कहाँ सर्विस कर रहे हो, तो इससे आपकी पर्सनल डेटा जो है ना, या फिर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। ये बस एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। ठीक है, तो ये बातें। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 2018 में जो है ये पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जो है इसको लाया गया था, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन किसको कहते हैं। डेटा प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या फिर प्रोसीजर जिससे कि हम लोग जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो। इट मीन्स कि आप देखो कि हमारी एक इंडिविजुअल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी डेटा होती है जिसमें कि पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों इंक्लूड है। तो उसकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कहीं भी लाइफ स्टेक पे ना पड़ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच ऑफ वॉलेशन ऑफ पर्सनल डेटा। तो इसे हम लोग डेटा प्रोटेक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो भी पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना इज़ नोन एज डेटा प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या होता है ना कि डेटा करप्ट नहीं होगी, ये एसेसिबल होगा ऑथराइज्ड पर्पस के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी आप देखो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये करप्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड पर्पस के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, एक इंडिविजुअल की पर्सनल डेटा का सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप देखो कि जो भी डेटा है उसके कलेक्शन को लेकर, साथ ही किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहीं ट्रांसफ़र करनी है या फिर डेटा का डिस्क्लोज़र करनी है, ये सारी चीज़ें डेटा प्रोटेक्शन के तहत ही रेगुलेट होगा। साथ ही आप देखो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको देखा जा रहा है तभी आप डेटा को मेंटेन कर रहे हो, अदरवाइज़ पीठ पीछे जो है डेटा को बेच रहे हो, बिकॉज डेटा इज़ अ बिग ऑयल आज की डेट में। तो ये चीज़ें कही जा रही कि अकाउंटेबिलिटी भी होगी यहाँ पे। अब हमें डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग इस कानून का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? सबसे पहली बात है, आप देखो कि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं डिजिटल इकॉनमी की, डिजिटल ट्रांजैक्शन की, है कि नहीं? तो मेनली क्या हो रहा है कि अब हम लोग सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखो कि आपकी जो है बहुत सारी एसएनएस में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपकी प्रोफाइल होगी, आपके खुद के भी आप पर्सनल डेटाज डालते हो वहाँ पे, अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ आप लोग अपलोड करते हो। तो कल को अगर उसको कहीं से भी हैक करके आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेकर अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो फिर हमारे देश में क्या ही रह जाएगा। जैसे आप देखते हो कि फ़ेसबुक की एक कहानी थी कि उन्होंने डेटाज़ को, बहुत सारे प्रोफाइल को बेच दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को। तो ये चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी। तो फिर क्या ऑथेंटिकेट है कि हम लोग जिस तरीके से फ़ेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी डेटा तो अब कहीं से भी पर्सनल तो कहीं से भी वो प्रोटेक्ट तो नहीं रहा है ना, वायलेशन हो चुका है। तो उसी तरीके का काम करने के लिए कहा जा रहा है कि जब हम लोग डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं
तो इसलिए हमारी ये ज़रूरत है कि हम लोग कैसे भी करके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही आज के डेट में आप देखो कि डेटा एज ए न्यू करेंसी इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से यूज़र जनरेटेड डेटा इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरीके से आप देखो एक्सपोनेंशियल इंडस्ट्रियल वैल्यू भी डेटा का बढ़ते जा रहा है। और आज की डेट में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा पे आप देखो कि डेटा एनालिटिक्स करके एक आपका सब्जेक्ट आता है, उसको स्टडी की जाती है। तो डेटा को एनालाइज़ किया जा रहा है, उस पर स्टडी की जा रही है, फिर फर्दर जो है मार्केटिंग वगैरह इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। साथ ही आप देखो कि डिजिटल सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश जो है डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी संप्रभुता जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, डेटा सॉवरेनिटी को भी। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि राइट टू प्राइवेसी, जो कि आज के डेट में फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21, तो इसे भी प्रोटेक्ट करना है। साथ ही इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है डेटा प्रोटेक्शन का, उसे भी हम लोग को मीट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हम लोग एक अच्छा खासा रूल्स लेकर आए, जिससे कि क्या हो कि क्रॉस बॉर्डर अगर डेटा का भी ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर इस तरीके का काम हो रहा है, तो उसे हम लोग जो है मेंटेन कर सके। साथ ही डेटा कलेक्शन भी आप देखो पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, जनरल जो हेल्थ सर्विलांसेज है, इसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे पर्सनल नॉन पर्सनल जो सेंसिटिव डेटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो इन सारे मेजर्स से ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट और फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने से रोकने के लिए हमें डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। साथ ही सोफिस्टिकेशन भी है, साइबर क्राइम्स आप देख रहे हो, जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन मूव हो रहे हैं, उसी तरीके से हमारे साथ जो क्राइम है वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप देखो कि डेटा प्रोटेक्शन इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ कानून ही नहीं है अभी तक। 2018 से ये चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है कानून का मोहर नहीं लगा। साथ ही हमारे यहाँ कैपेबिलिटी की कमी है, डेटा लोकलाइजेशन। इट मीन्स कि आप देखो कि बहुत सारे जो डेटा स्टोरेज कंपनीज़ है वो अपना बाहर रखते हैं। इट मीन्स कि फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, अमेज़न हो गए, सब कुछ जो आप देखते हो कि उनका डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो इंडिया के बाहर होती है। इट मीन्स कि हमारा डेटा जो है इंडिया का, वो बाहर एक्सपोर्ट होके जा रहा है। हमारे देश में डेटा लोकलाइजेशन नहीं है। इट मीन्स कि हमारे इंडियंस की जो डेटा है वो हमारे देश में स्टोर नहीं होता। मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स है जो कि इन्वॉल्व है इस डेटा डायनेमिक्स में, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ये राइज़ होती है कि कैसे हम लोग यूनिफॉर्म डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आए। साथ ही आप देखो कि वेरासिटी और वॉल्यूम ऑफ डेटा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में है, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही एक सर्वे है जो कि डेल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा किया गया, इनके द्वारा ये बताया गया कि 66% जो रिस्पॉन्डेंट है इंडिया में, वो अपने कंसर्न है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा प्रोटेक्शंस वो सफिशिएंट नहीं है, ये हम लोग इसको मालवेयर और रैंसमवेयर थ्रेट से इसको बचा सके। देखिए मालवेयर क्या होता है कि एक तरीके का आप देखो वायरस है जो कि सिस्टम के अंदर अपना ये इंटर करता है। शायद जैसे कि बहुत सारे तरीके कि आप अगर करप्टेड डाउनलोडेड फाइल्स अगर डाउनलोड कर लेते हो, और या तो फिर आप कोई पेन ड्राइव वगैरह जो है वायरस वाला यूज़ कर लेते हो, तो ये मॉलवेयर जो है वो आपका इंटर कर जाता है और वो अपने आप रेप्लिकेट करके आपके डेटा को करप्ट कर देता है। रैंसमवेयर क्या है कि ये फिरौती मांगते हैं। जैसे आपको पता है कि रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा चला था। रैंसम मीन्स ही यहाँ पे फिरौती होता है और वेयर विथ्स वायरस। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे कुछ बार्गेनिंग किया जाता है, आप अगर उतने मनीज़ देते हो तभी आपके डेटा को जो है वापस से आप तक पहुँचाया जाता है। तो ये 66% ऐसा कहा जा रहा है। वहीं 74% की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि साइबर थ्रेट के कारण बहुत सारे डेटा लॉस हो गए। तो ये सारी चीज़ जो कि एक सर्वे के द्वारा बताया गया है कि डेटा इज़ ए बिग ऑयल, और आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। अब ये समझते हैं कि की प्रिंसिपल क्या क्या है डेटा प्रोटेक्शन का, वो भी हमारे देश में। तो सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ते जा रहा है, कानून है जिसमें कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। इट मीन्स में ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जैसे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लाइंसेस चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास जो है ऐसा डेटा प्रोटेक्शंस होनी चाहिए। हॉलिस्टिक एप्लीकेशन की बात की जा रही है कि एक कानून हो जिसमें कि आपका प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हो, गवर्नमेंट हो, दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सके। साथ ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, कंसेंट जो कि एक एक्सप्रेशन होता है ह्यूमन ऑटोनोमी का। ओके, जैसे कि आप देखो एक्सप्रेशन तो किसी भी इंसान का जेन्युइन है, तो इसलिए ये कंसेंट भी होना चाहिए। साथ ही डेटा मिनिमाइजेशन है, डेटा जो कि यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है ये मिनिमम होना चाहिए और नेसेसरी है कि हम लोग इसको किसी पर्पस के लिए ही यूज़ करें। साथ ही कंट्रोलर अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि डेटा कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे अकाउंटेबल होनी चाहिए बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, चाहे वो अपने करे या फिर यहाँ पे आप किसी और के अंडर में कराए, बट अकाउंटेबिलिटी इज़ नेसेसरी। साथ ही स्ट्रक्चर्ड इन्फोर्समेंट होनी चाहिए।
इन्फोर्समेंट जो कि यहाँ पे हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा हो और सफिशिएंट कैपेसिटी के साथ ही डिटरेंट यहाँ पे पेनल्टीज़ हो। पेनल्टीज़ है जो कि अगर कोई काम गलत करते हैं, डेटा का अगर इन्फ्रिचमेंट करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके लिए यहाँ पे पेनल्टी प्रोविज़न भी होनी चाहिए। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूज़र जनरेटेड डेटा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सपोनेंशियल इंडस्ट्रियल वैल्यू जो डेटा की इंक्रीज़ हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार को यहाँ पे एक नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए कि कैसे हमारे देश के रहने वाले सिटीजन्स की जो डेटा राइट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। इसी को देखते हुए कि हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है, और इस तरीके की लॉ जो है वो इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि एक पर्टिकुलर कंसर्न है, लोगों की कंसर्न है, लोगों का जो डर है और जो होप है, डर को भगाना है और होप को कायम रखना है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस बार की जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है और ये जो कमेटी अभी फॉर्म हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इनके द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है। तो सबसे पहले प्रोविज़न है यहाँ पे कि पर्सनल डेटा वैसी डेटा जिससे कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी रिवील होती है। तो इस कानून में रखा गया है कि यहाँ पे बहुत तरीके के पर्सनल डेटा के बारे में बात की गई है। जैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी हेल्थ सिचुएशन क्या है, ऑफिशियल आइडेंटिफायर है, सेक्स आपका लाइफ कैसा है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी है, बायोमेट्रिक, जेनेटिक्स, ट्रांसजेंडर स्टेटस, ये सब आते हैं आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा के तहत। उसके बाद है क्रिटिकल पर्सनल डेटा। क्रिटिकल पर्सनल डेटा जो कि हमारे देश से रिलेटेड है, जैसे मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डेटा हो गया। सरकार भी यहाँ पे इसको टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकती है कि क्रिटिकल पर्सनल डेटा में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। जनरल पर्सनल डेटा की बात करूँ तो वो सारे डेटा जो कि सेंसिटिव और क्रिटिकल पर्सनल डेटा से अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कानून के तहत आप देखो 3 टाइप का यहाँ पे डेटा रखा गया है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्रिटिकल पर्सनल डेटा एंड जनरल पर्सनल डेटा। ओके, यहाँ पे आप देखो कि रिकमेंडेशन जो इस कमेटी के द्वारा दिया गया है कि नॉन पर्सनल डेटा को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। इस कानून के तहत ओनली पर्सनल डेटा को ही इंक्लूड किया गया है। ओके, सेकेंड है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा ये कानून। तो बिल जो भी यहाँ पे आपको देखो कि सरकार के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, कंपनी जो हमारे देश में है या फिर फॉरेन कंपनी जो कि पर्सनल डेटा किसी भी इंडिविजुअल से डील करती है, तो वहाँ पे ये कानून आपका लगेगा। ऑब्लिगेशन क्या है डेटा फिड्यूसरी की, तो यहाँ पे अगर बात करें एक एंटिटी या फिर इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कोई भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो उसको डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। तो पर्सनल डेटा है जिसको किसी प्रोसेस किया जा सकता है एक स्पेसिफिक, क्लियर और लॉफुल पर्पस के लिए ही। जैसे सारे फिड्यूसरीज आप देखो तो ये सर्टेन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या सजेशन दी गई है, इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि कंपनी को यहाँ पे डेटा ब्रीच की जो भी मीन्स उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो 72 डेज़ के तहत 72 आवर्स के तहत उनको रिपोर्ट करना है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर रखा गया है, अगर इन्फॉर्मेशन कोई डेटा प्रिंसिपल से रिलेटेड है और वो किसी और को पास हो गया है तो उसके लिए एकदम से मैंडेटरी है कि उसको डिस्क्लोज़ करना है। साथ ही सीनियर मैनेजमेंट पर्सन को भी अपॉइंट करनी है कि वो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जैसा रहे। साथ ही एडिशनल कंप्लाइंसेस भी करनी चाहिए कंपनीज़ के लिए कि वो एक्सक्लूसिव जो बच्चों की डेटा होती है ना उसके साथ एक बेटर तरीके से वो डील कर सके। तो इतने रिकमेंडेशन दिए गए हैं डेटा फिड्यूसरी के तहत। साथ ही आप देखते हैं कि राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, इट मीन्स कि द इंडिविजुअल जिसकी डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है और प्रोसेस किया गया है, तो उसके तहत क्या रखा गया है। इसके तहत है कि यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, यानी कि जिनकी भी डेटा को यहाँ पे रखा जाएगा तो उनकी पहले कंफर्मेशन की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे जिस तरीके से अगर किसी डेटा को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है तो इसको रोका जाएगा कि कंटिन्यू यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन का पार्ट रखा गया है। राइट टू बी फॉरगेटन है कि यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर पूरा हक है कि मान लीजिए कि पहले कोई उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश हो गई, अब कुछ समय के बाद वो चाहते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो पास्ट में ऑलरेडी पब्लिश थी तो उनको डिलीट किया जाए, ऑनलाइन अगर रखा गया है तो वो डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अपनी पर्सनल डेटा को अगर इरेज करना चाहते हैं कोई, अगर ऑनलाइन पब्लिश हो गई तो उसको इरेज कर सकते हैं। अब इसके तहत यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन दी गई है कि नो चेंजेस टू सेक्शन, जो यहाँ पे डेटा पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग को अलाउ किया जा रहा है बिना किसी पर्सनल कंसेंट के, तो ये अगर नेसेसरी है तो यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखा जाएगा सर्विस का, और जो भी सरकार के द्वारा अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसके तहत यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की बात करूँ तो इस बिल में यहाँ पे रखा गया है कि जो इंटरमीडियरीज़ है जो ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं यूज़र्स के बीच में और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उनके बीच में, तो इन सब तरीके के जो इंटरमीडियरीज़ हैं जिनका यहाँ पे यूज़र्स आप देखो तो नोटिफाइड थ्रेशोल्ड से ऊपर है, या फिर उनकी एक्शन जो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी या फिर पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पे अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है, तो उनको यहाँ पे रखा गया है।
अब यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ऑपरेट करे तब तक जब तक उनकी पेरेंट कंपनी जो है टेक्नोलॉजी सेटअप को हैंडल कर रही है, वो भी ऑफिस कहाँ है, तो इंडिया में। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो एटलीस्ट उनकी ऑफिस इंडिया में होनी चाहिए और उनकी पेरेंट कंपनी जो है ना वो टेक्नोलॉजी सेटअप को इंडिया में ही ऑपरेट करे। साथ ही सोशल अगर मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, जो कि यहाँ पे सब में तो इंटरमीडियरीज़ है नहीं, इंटरमीडियरीज मीन्स बिचौलिया, तो उनको एज ए पब्लिशर ट्रीट करना है। साथ ही एक स्टैट्यूटरी अगर मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइनअप में देखें तो वो यहाँ पे रेगुलेशन जो कंटेंट का है, सब इस तरीके के प्लेटफॉर्म में जितने भी कंटेंट है उनको रेगुलेट करने के लिए सेटअप किया जा सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करूं तो इस बिल में रखा गया है कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप किया जाएगा, जो कि यहाँ पे नेसेसरी स्टेप्स लेंगे कि कैसे इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है और इंडिविजुअल का जो पर्सनल डेटा है वो मिसयूज़ ना हो। ओके, इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे जो कानून के तहत इसको सेट किया जाएगा कि कैसे डेटा को मैनेज करना है, प्रोसेस करना है, और इसको कैसे आप देखो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हर एक केसेस में इसकी डायरेक्शन को जो है बाउंड किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ डेटा अगर देखें कि इंडिया से बाहर अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सेंसिटिव जो पर्सनल डेटा है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिया से बाहर प्रोसेसिंग करने के लिए। अगर ये तभी किया जाएगा जब इंडिविजुअल के द्वारा इसमें कंसेंट मिल जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा परमिशन दे देते हैं कि हाँ उनकी पर्सनल डेटा को इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र करना है तो वो किया जा सकता है। क्रिटिकल जो पर्सनल डेटा है वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोसेस किया जाएगा, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। एंड देन यहाँ पे पर्सनल डेटा जो है अदर देन जो सेंसिटिव और क्रिटिकल पर्सनल डेटा है उनमें यहाँ पे किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं की जाएगी। यहाँ पे आप देखो कि क्या रिकमेंडेशन दिया गया, तो सबसे पहली बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और एक्सटेंसिव पॉलिसी रखेंगे जो डेटा 51 इंसेंटिव्स 51 है। साथ ही यहाँ पे इंश्योर करना है कि सेंसिटिव और क्रिटिकल पर्सनल डेटा की जो कॉपी है वो ऑलरेडी यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज़ के पोजीशन में होना चाहिए। साथ ही एक ऑल्टरनेटिव इंडिजिनस जो फाइनेंशियल सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए उसको यहाँ पे डेवलप करना है। साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ पे एफर्ट्स भी लेकर आना चाहिए कि कैसे कुछ मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करें, वो भी फॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, और सारे डिजिटल और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस है तो उन सब के लिए यहाँ पे आपका गवर्नमेंट को यहाँ पे एफर्ट्स लेकर आना चाहिए कि कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। एग्जेम्पशन की बात करें क्या क्या छूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे कहा गया कि एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी एजेंसीज़ का अगर इस एक्ट के प्रोविजन है तो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टेट के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में, कोई पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में कोई डेटा है, या फिर सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करे, या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के साथ है, तो इन सब डेटा को यहाँ पे आप देखो कि एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही प्रोसेसिंग जो पर्सनल डेटा का है उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है कुछ सर्टेन पर्पस में, जैसे मान लीजिए कि किसी अपराध में कोई प्रिवेंशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रोसिक्यूशन करनी है, या फिर पर्सनल या डोमेस्टिक यहाँ पे आपका जो है डेटा है, या फिर जर्नलिस्ट पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। इस कमेटी के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि सजेस्ट नहीं किया गया है बहुत सारे मेंबर्स जो है कि यहाँ पे जो कंसर्न है ना नेशनल सिक्योरिटी, लिबर्टी और प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल, इसके बीच में एक बेटर बैलेंस होना चाहिए, तो इसके लिए कोई भी तरीके का सजेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पे रिमूव किया जाना चाहिए एज ए ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन, ऐसा भी कहा गया है। और यहाँ पे जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होनी चाहिए इस तरीके के एग्जेम्पशंस को ग्रांट करने के लिए। सो ये पूरी डिटेल रही। इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न है। जब ये बिल कानून बन जाएगा तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए अभी क्या चल रहा है। तो अभी तो आप लोग को पता है कि करेंटली कोई भी कानून नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क है नहीं हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का, और राइट टू प्राइवेसी रखा गया है जिसको आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। एक बहुत ही फेमस केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसके तहत ये आपका राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के तहत रखा गया है। उसके बाद सेक्शन यहाँ पे आप देखो कि 43A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसके तहत अगर कोई भी मिसयूज़ होता है डेटा का तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इस कानून के तहत। साथ ही अदर देन अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट की जाती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बताया जाए कि ब्रॉडली यहाँ पे 3 अप्रोचेस है डेटा प्रोटेक्शन का। सबसे पहले आप देखो कि यूएस के द्वारा एक यहाँ पे लेजर फेयर अप्रोच फॉलो किया जाता है। यूएस कोर्ट जो है उनके पास कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है राइट टू प्राइवेसी।
साथ ही यूरोपियन यूनियन में देखें तो इनका अपना अलग सा एक एक्ट है जिससे कि यहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट कहते हैं 2018 का, और इनकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के बेसिस पे हम लोग भी यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आए। चाइना की बात करें तो इनका भी अपना अप्रोच है कि जो डेटा प्रोटेक्शन का इश्यूज़ है उनको लेकर, तो ये तीनों याद रखना है, यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना का। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी हो। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब जगह आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। हम लोग देखें कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, चैलेंजेस क्या है, इंडिया में क्या हालचाल है, की प्रिंसिपल क्या है, एंड कानून में क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी कहा गया है कि हम लोग जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट में यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ होगी। तो कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज़ है जो कि क्राइम सर्विलांस, कहीं पे भी अगर क्राइम होता है तो उसको सर्विलांस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे आज की डेट में आप देखो कि कहीं भी क्राइम होती है तो सीसीटीवी कैमरा का हम लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए। इसके अलावा आप देखो कि बहुत सारे न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में हम लोग यहाँ पे, इट मीन्स कि अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा है और इन कार वीडियोज़ है। ये बेटर एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन है जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। साथ ही ऑटोमेटिक टैग है, लाइसेंस प्लेट रीडर है। जैसे आप देखते हो कि गाड़ियों में प्लेट होती है तो उसको ऑटोमेटिक हम लोग रीड कर सकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी जो है किसी रेंज के बीच में आएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा उसकी नंबर प्लेट। बायोमेट्रिक एंड हैंड हेल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इट मीन्स कि जो बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग यूनिक बायोमेट्रिक ट्रेड्स, जैसे कि फिंगरप्रिंट है, रेटिना स्कैन से डीएनए टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल है, तो ये काम किया जाता है। साथ ही ब्रेन फिंगरप्रिंट है। अब यहाँ पे आप देखो कि हर किसी का ब्रेन यूनिक है, तो यहाँ पे ब्रेन को स्कैन किया जाता है और कैप्चर किया जाता है कि कैसे जो क्राइम है वो यहाँ पे ब्रेन रिएक्ट कर रहा है किसी क्राइम को लेकर। गूगल ग्लास है। गूगल ग्लास क्या है कि मोबाइल इंटरसेप्टर्स है जिसमें कि ट्रैफिक वायलेशंस का जो फोटोग्राफ्स है वो लिया जा सकता है, और करेंटली इसको नेशनल हाईवे में यूज़ किया जाता है हमारे देश में। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली इससे क्या होता है ना कि जो क्राइम पैटर्न्स है उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो रिसेंटली ये इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे क्राइम मैपिंग एनालिटिक एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, अब इस तरीके का आप देखते हो कि पॉलिसिंग में इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी जा रही है तो इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले है कि पब्लिक पुलिस जो इंटरफेस है वो इम्प्रूव हो पाएगा। हमारे देश में आप देखो बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं ना जो कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते। अगर क्राइम हो रहा है तो भी ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन जाकर क्या होगा, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया जाए पुलिस को, सिटीजन को, तो ऑब्वियस है कि वो अपने घर से ही अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो वापस घर आकर जो है एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं या पुलिस से बात कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं अगर पंजाब पुलिस की बात करूँ तो ये सिटीजन फेसिंग पोर्टल है जिसे सांझ कहते हैं। सांझ में क्या है कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कि एफआईआर को यहाँ पे डाउनलोड करना और सर्च करना कि अगर कोई यहाँ पे व्हीकल चोरी हो गया है या फिर मोबाइल चोरी हो गई है, कोई और सर्विस प्रोवाइड करना है तो ये सांझ के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड है कि क्राइम प्रिवेंशन में, तो क्राइम प्रिवेंशन में अगर हम लोग देखें तो बिग डेटा आज की डेट में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जिससे कि हम लोग क्राइम पैटर्न और जो क्राइम होने वाला हॉट स्पॉट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये आप लोग जानते हो कि इससे बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का क्राइम है, कहाँ क्राइम हुआ, लोकेशन क्या है, टाइम क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूव किया गया है कि जो नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हमारी और फास्ट हो सके। साथ ही क्राइम डिटेक्शन भी करना होता है। जैसे टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि डिजिटल फुटप्रिंट होता है क्रिमिनल की, मोबाइल फॉरेंसिक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कॉन्टैक्ट हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, SMS हो गए, वीडियोज़ हो गए। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम लोग यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज, ये सबको मैच करने के लिए। बिग डेटा की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को इंटीग्रेट करने में, जो कि मल्टीपल सोर्सेज से होता है। जैसे आप देखते हो कि डेटा कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया टूल्स में है, कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कुछ कहीं आप लोग ट्रैवल करते होंगे वहाँ का रिकॉर्ड है, कहीं होटल में स्टे किए तो वहाँ की रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इन सबको इंटीग्रेट किया जाता है बिग डेटा के थ्रू। अवेयरनेस जनरेशन की बात करें तो सोशल मीडिया है जिसको यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा
यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि डायरेक्टली हम लोग सिटीजन तक पहुँचे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। साथ ही यहाँ पे इंटरनल जो एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करना होगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखिए, जैसे कि टाइम कितना लिया जा रहा है चार्जशीट को फाइल करने के लिए, टाइप्स ऑफ क्राइम क्या इन्वॉल्व है, टाइम कितना लिया जा रहा है किसी भी कंप्लेंट के एक्शन लेने के लिए, इवन सिटीजन का फीडबैक क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। रियल टाइम इंटीग्रेशन की बात करें तो 5 पिलर्स जो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है वो पुलिस, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, जेल्स एंड फॉरेंसिक है। रियल टाइम इंटीग्रेशन क्या होता है कि इन सब के बीच में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो सब यहाँ पे रियल टाइम में जो है आपका एक दूसरे के साथ शेयर हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डुप्लीकेसी कम हो पाएगी, बेटर तरीके से वर्क हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप देखो कि इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ तो हम लोग देख लिए, इतना तरीका देख लिए, लेकिन जो एक्सटेंसिव यूज़ है अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का ही ज़्यादा यूज़ करें तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आकर होंगे। सबसे पहला क्या होता है कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाती है। एक जगह आप देखो कि टेक्नोलॉजी के यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और वहीं अगर सेम टाइम देखें तो इससे क्या होता है कि लोगों की जो यहाँ पे प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं हनन हो जाती है। जैसे बॉडी वॉर्न कैमरा, इन कार वीडियोज़ है, तो इससे क्या होता है कुछ कंट्रीज़ में आप देखो प्राइवेसी का इशू है, डेटा रिटेंशन का इशू है, पब्लिक डिस्क्लोजर पॉलिसीज़ की इशू निकल कर आती है कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे हनन हो रही है। एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन है, कानून की कमी है, जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं ये नहीं पता होता है। एक्सपेंसिव अफेयर्स भी है, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है हर एक दिन अपडेट होता है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी गई, नई टेक्नोलॉजी आई तो ये बहुत ही महंगा हो जाता है। इंक्रीज स्ट्रेस फॉर पुलिस ऑफिशियल है, यहाँ पे आप देखो कि पुलिस ऑफिशियल के लिए ये काफ़ी स्ट्रेस है, क्योंकि उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना पड़ता है जिनके लिए उनको टाइम देना पड़ता है। वे अहेड में कहा गया है कि अदर जो पेरेनियल इश्यूज़ है उसको हम लोग को एड्रेस करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस की तो ज़रूरत ही है, लेकिन साथ ही साथ देखो लॉन्ग पेंडिंग जो पुलिस रिफॉर्म है उसे हमें करना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म पे आप देखो बहुत सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन है, बट अब तक वो सारी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना चाहिए, जैसे कि हम लोग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल देखें, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल देखें, तो इन सबको कानून बनाइए जिससे कि लोगों की जो डेटा है, लोगों का जो यहाँ पे प्राइवेसी है वो वायलेट ना हो। कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। साथ ही एक डिजिटल ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे डिजिटल एथिक्स को देखना होगा, जो कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जिसमें कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंट डेटा, डिजिटल एथिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंक्लूजन में बताया गया है कि नॉट ओनली डज टेक्नोलॉजी प्रॉमिस कि किस तरीके से हम लोग पुलिस इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे, इससे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही काम करें, लो इन्फोर्समेंट जो ग्लोबली है, और साथ ही साथ ये जो है हमारे इंडियन इन्वायरमेंट को भी सूट करना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे आप देखो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में क्या है वो बताई गई है। यूपी पुलिस के आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल ऐप है जो कि स्टार्टअप के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। वो क्या करते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना उनकी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं। उड़ीसा पुलिस की बात करें तो यहाँ पे मोह साथी है, जिसमें वुमेन को काफ़ी ज़्यादा मदद दी जाती है। अगर वो किसी डेंजरस सिचुएशन में स्टक हो गई है तो यहाँ पे पुलिस को अलर्ट मिलती है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो यहाँ पे एन ऑटोमेटेड मल्टी मोडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, एक डिजिटल डेटाबेस है फिंगरप्रिंट का और फोटोग्राफ्स का, जितने भी क्रिमिनल्स है। तो इससे क्या होता है कि जो मैनुअल सर्च करना पड़ता है बायोमेट्रिक डेटाबेस का, वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ बेटर तरीके से यहाँ पे आपका न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको आप लोग आंसर राइटिंग में ज़रूर कोट कर सकते हो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट देखें तो कई तरीके की टेक्नोलॉजी का पता चला, सिग्निफिकेंस का पता चला, चैलेंजेस का पता चला एंड वे फॉरवर्ड की पता चला। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही रखते। नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है उसे मैं कल डिस्कस कर दूंगी, ये भी हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलती हूँ कल, आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।